हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास, जिसमें कि हम हिंदी भाषा विज्ञान से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उन सभी को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका पैसाची और अपभ्रंश इन तीन भागों में किसने वर्गीकृत किया है? वररुचि, हेमचंद्र, जॉर्ज गिरिसन या मार्कंडेय? बताना है कि प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चुलिका पैसाची और अपभ्रंश इन तीन भागों में किसने वर्गीकृत किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के तीन भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? तीन भेद माने हैं। ठीक है। जो प्राकृत व्याकरण को सिद्ध हेम, शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो प्राकृत व्याकरण है वह सिद्ध हेम शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। हेमचंद्र जिन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि याद रखना है। ठीक है। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन में प्राकृत के तीन भेद माने हैं। कौन कौन से? अर्धमागधी, चुलिका पैसाची और अपभ्रंश। ठीक है, याद रखना है। वररुचि जिनका व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, याद रखना है। मार्कंडेय जिनका प्राकृत सरस्व, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, प्राकृत प्रकाश के नाम से सर्वप्रथम प्राकृत व्याकरण किसने लिखा? वररुचि, हेमचंद्र, मार्कंडेय या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, वररुचि ने प्राकृत प्रकाश के नाम से सर्वप्रथम प्राकृत व्याकरण लिखा, जिसमें उन्होंने प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के चार भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? प्राकृत के चार भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं प्राकृत के चार भेद? महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सोरसेनी। ठीक है, याद रखना है। उन्होंने प्राकृत भाषा के चार भेद माने हैं। कौन से? महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सोरसेनी। ठीक है। मागधी जो कि पूर्वी बोली क्षेत्र है मागधी। सोरसेनी जो पश्चिमी बोली क्षेत्र है, पश्चिमी बोली क्षेत्र। पैसाची जिसे भूत भाषा भी कहते हैं। भूत भाषा किसे कहते हैं? पैसाची प्राकृत को। और महाराष्ट्र जो कि राजपूताना या मध्य प्रदेश की भाषा है। इसके अंतर्गत राजपूताना प्लस मध्य प्रदेश की भाषा। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्राकृत प्रकाश के नाम से सर्वप्रथम प्राकृत व्याकरण लिखा किसने? वररुचि ने। ठीक है, जिसमें उन्होंने प्राकृत भाषा के चार भेद माने हैं। महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सोरसेनी। ठीक है, सोरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी बोली आती है। मागधी के अंतर्गत पूर्वी बोली क्षेत्र आता है। ठीक है, पैसाची के अंतर्गत को भूत भाषा भी कहते हैं और महाराष्ट्री के अंतर्गत राजपूताना और मध्य प्रदेश की भाषा आती है। ठीक है। हेमचंद्र ने हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि उन्होंने प्राकृत भाषा के तीन भेद माने हैं। ठीक है, याद रखना है।
पूछा जाता है परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न। ठीक है, हेमचंद्र ने 3 भेद माने हैं। कौन से? हमने पढ़ा था, अर्धमागधी, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। वररुचि प्राकृत प्रकाश, हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण, मार्कंडेय प्राकृत सरस्व, वाक्यपदीय भर्तमुनि। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। हमने अभी चर्चा की है कि वररुचि जो कि प्राकृत व्याकरण के नाम, प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण किसने लिखा था? तो वो लिखा था वररुचि ने। प्राकृत व्याकरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो किसने लिखा? हेमचंद्र ने। मार्कंडेय का प्राकृत सरस्व, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। वाक्यपदीय भर्तमुनि का नहीं है, वाक्यपदीय है भर्तृहरि का। ठीक है, भर्तमुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, नाट्यशास्त्र में, जिसमें उन्होंने 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। 7 प्राकृतों का उल्लेख इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है। किसने? भर्तमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। वाक्यपदीय किसका है? भर्तृहरि का है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने प्राकृत के 4 भेद माने हैं। कितने? 4 भेद माने हैं। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद माने हैं, प्राकृत के 3 भेद माने हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वररुचि का प्राकृत प्रकाश जिसमें उन्होंने प्राकृत के 4 भेद माने हैं। हेमचंद्र का प्राकृत व्याकरण जिसमें उन्होंने प्राकृत के 3 भेद माने हैं। मार्कंडेय का प्राकृत सरस्व। भर्तमुनि का है नाट्यशास्त्र जिसमें उन्होंने 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। वाक्यपदीय किसका है? तो वो है भर्तृहरि का। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? आपको बताना है पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। हिंदी, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश? विकास की दृष्टि से पूछा है। प्राकृत हमने देखा कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जो दूसरी अवस्था मानी जाती है। हमने पिछली क्लास में चर्चा की कि मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो उसकी 3 अवस्थाएं हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की 3 अवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी है? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, ध्यान देना है। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसकी 3 अवस्थाओं में उसको बांटा गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। हमसे पूछा गया है कि प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्राकृत, और प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था है पाली। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है, तो प्राकृत की उत्तरकालीन अवस्था हो जाएगी अपभ्रंश। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है ये भी कि जैन धर्म के जो उपदेशों का संकलन है उसको आगम कहा जाता है। और इन उपदेशों की भाषा क्या थी? शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत या पाली? अर्धमागधी प्राकृत। सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्धमागधी प्राकृत, जिसमें जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है और जो इनके उपदेश थे उनकी भाषा थी अर्धमागधी प्राकृत। एक तथ्य याद रखने वाला ये है कि जैन धर्म के जो 24वें या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी ने जो अपने धर्म उपदेश दिए थे वो अर्धमागधी प्राकृत में ही दिए थे, इसलिए इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। किसके उपदेशों के संकलन को? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन है? अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी,
और महावीर स्वामी जो धर्म उपदेश दिए थे उनके संकलन को। नेक्स्ट, प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम विचार किया गया था। महाभाष्य में, नाट्यशास्त्र में, अष्टाध्यायी में या प्राकृत विचार में। प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम विचार कब किया गया था? महाभाष्य जो कि पतंजलि का है। नाट्यशास्त्र जो हमने पढ़ा भरतमुनि का है। अष्टाध्यायी जो हमने पिछली क्लास में इस पे चर्चा की है, पाणिनि। ठीक है, याद रखना है, आपको बताना है कि प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम विचार किसमें किया गया, तो ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम जो कि भरतमुनि का है उसमें सर्वप्रथम प्राकृत भाषाओं पर विचार किया गया, जिसमें हमने देखा कि 7 प्राकृतों का उल्लेख किया गया है। कितने प्राकृतों का उल्लेख किया है भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में? तो 7 प्राकृतों का उल्लेख। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत या पैशाची प्राकृत? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। मार्कंडेय ने जो मागधी की उत्पत्ति है वो बताई है शौरसेनी प्राकृत से। ठीक है, याद रखना है। शौरसेनी प्राकृत से ही मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति बताई है। वररुचि हमने पढ़ा, हेमचंद्र हमने पढ़ा, भरतमुनि हमने पढ़ा, इन सब ने प्राकृत के अलग अलग भेद किए हैं। ठीक है, इन सब में जो साहित्यिक महत्व की दृष्टि से है वो 5 प्राकृत मुख्य है। 5 प्राकृत मुख्य माने जाते हैं। कौन कौन से? एक शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, पैशाची प्राकृत और एक और माना जाता है 5वां मागधी प्राकृत। अलग अलग विद्वानों ने प्राकृत के अलग अलग भेद किए हैं और इन सब में साहित्यिक महत्व की दृष्टि से ये 5 जो प्राकृत हैं ये मुख्य है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि मागधी की उत्पत्ति किससे बताई गई है, तो वो शौरसेनी प्राकृत से। ठीक है, शौरसेनी प्राकृत से आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ था। महाराष्ट्री प्राकृत का विकास आगे चल के किससे हुआ? शौरसेनी से ही हुआ। साहित्यिक प्राकृतों में जो महाराष्ट्री प्राकृत है वो सर्वाधिक विकसित है। लिख देती हूँ, साहित्यिक जो प्राकृत है उनमें ये 5 मुख्य है और इनमें सबसे ज़्यादा जो विकसित है सर्वाधिक वो कौन सा है? महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। ठीक है, प्राकृत जो व्याकरण विद्वान हैं उन्होंने इसे आदर्श प्राकृत माना है। किसे? महाराष्ट्री प्राकृत को आदर्श प्राकृत माना है। जो प्राकृत के विद्वान हैं उन्होंने आदर्श प्राकृत माना है महाराष्ट्री प्राकृत को। और महाराष्ट्री प्राकृत भी शौरसेनी से ही विकसित हुआ है। ठीक है, और मागधी प्राकृत की भी उत्पत्ति किससे बताई है? तो वो भी शौरसेनी प्राकृत से ही बताई है। ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, रै के स्थान पर लय का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? शौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत या प्रथम प्राकृत? रै के स्थान पर लय का उच्चारण, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर, मागधी प्राकृत। जो हमने पढ़ा कि मार्कंडेय ने इसकी उत्पत्ति किससे बताई है, तो इसकी उत्पत्ति मार्कंडेय ने शौरसेनी से बताई है। शौरसेनी प्राकृत से इसकी उत्पत्ति बताई है। किसने? मार्कंडेय ने। हमने अभी इस पे चर्चा की है। ठीक है, तो मागधी प्राकृत में रै के स्थान पर लय का उच्चारण देखने को मिलता है। साथ ही इसमें यहाँ लिख देती हूँ, साथ ही इसमें से और श इनके स्थान पर से का उच्चारण होता है। से का उच्चारण होता है। ठीक है, याद रखना है कि मागधी प्राकृत में रै के स्थान पर एक तो लय का उच्चारण इस प्राकृत में देखने को मिलता है। दूसरा ये वाला से और श इन तीनों के स्थान पर इस से का उच्चारण मागधी प्राकृत में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है।
इम्पोर्टेंट तथ्य है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इन पे ध्यान देने की जरूरत है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अवभट, अपभ्रंश और अवभट। सही आंसर बताना है ए बी सी डी में कि मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाओं का वो सही क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। हमने पढ़ा कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की 3 अवस्थाएं हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। अवट जो कि अपभ्रंश के बाद का समय माना जाता है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है अवट, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था मानी जाती है अवट। ठीक है। पाली जिसमें हमने पढ़ा कि सर्वाधिक बौद्ध साहित्य रचा गया, बौद्ध साहित्य की रचना किसमें हुई, पाली में। प्राकृत में हमने पढ़ा कि सर्वाधिक जैन साहित्य की रचना हुई। ठीक है, याद रखना है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। अवट का समय जो कि 9वीं से 11वीं शताब्दी तक का माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। शौरसेनी के संदर्भ में सही है। यह प्राकृत मूलतः शौरसेनी या मथुरा के आसपास की बोली थी। शूरसेन, यह प्राकृत शूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी, ये इसमें सही है। शौरसेनी मूलतः नाटकों की गद्य भाषा थी, ये भी सही है। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ, तो ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शौरसेनी मूलतः नाटकों की गद्य भाषा थी, किसके अनुसार, यह भर्तमुनि के अनुसार। भर्तमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के अनुसार लिखा है कि शौरसेनी मूलतः नाटकों की गद्य भाषा थी। ठीक है, याद रखना है किसके अनुसार, भर्तमुनि के अनुसार। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा में यह पूछा गया है। बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी कौन सी है। ठीक है, तो आपको बताना है राइट आंसर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की जो तीसरी अवस्था है वो है अपभ्रंश। हमने चर्चा की कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश जो कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था मानी जाती है, और उसके बाद स्टार्ट होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इनके बीच की कड़ी कौन सी हो गई, तो ऑप्शन डी अपभ्रंश इसमें राइट आंसर है। याद रखना है, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में, पतंजलि के महाभाष्य में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है कि जो अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो ऑप्शन ए भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। और एक इसमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसमें मिलता है। ठीक है, वो हम इस पे हम आगे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि अपभ्रंश के जो सबसे प्राचीन उदाहरण हैं वो भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा वियोगात्मक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश, जो कि एक वियोगात्मक भाषा है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, और संस्कृत से ही पाली, प्राकृत, लौकिक संस्कृत और पाली, प्राकृत इनका विकास हुआ। तो ये तीनों भाषाएं कौन सी मानी जाती है, तो ये तीनों भाषाएं संयोगात्मक मानी जाती है। ठीक है, हमसे पूछा है कि वियोगात्मक कौन सी भाषा है, तो अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही हिंदी निकली है, हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों भाषाएं कौन सी है, तो इनको वियोगात्मक माना जाता है। प्रारंभ में कोई भी भाषा संयोगात्मक ही होती है, आगे चलकर धीरे धीरे वो वियोगात्मक में बदल जाती है। ठीक है, याद रखना है संस्कृत, पाली, प्राकृत संयोगात्मक, और अपभ्रंश प्लस जो हिंदी है वो वियोगात्मक भाषा है। नेक्स्ट, अपभ्रंश में न की जगह अण का प्रयोग होने की वजह से किसने इसे अण भाषा कहा। इंपॉर्टेंट तथ्य है, पीजीटी में पूछा गया है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अपभ्रंश में न की जगह अण का प्रयोग
किसने किया? किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, भर्तमुनि या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश में जो न की जगह अण का प्रयोग होता था उसकी वजह से उन्होंने अपभ्रंश को अण भाषा कहा। किसने? किशोरीदास वाजपेयी ने। याद रखना है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग मिलता है। ठीक है, हमने अभी प्रश्न पढ़ा था कि अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलते हैं, तो वो भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम जो प्रमाणिक प्रयोग किया गया वो किस में मिलता है? भर्तमुनि के नाट्यशास्त्र में, पतंजलि के महाभाष्य में, भामह के काव्य अलंकार में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसमें पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग मिलता है। याद रखना है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवट। सही आंसर बताना है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। हमने अभी पढ़ा था कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कितनी अवस्थाएं मानी गई है? 3 अवस्थाएं मानी गई है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद का जो समय है वो होता है अवट का। ठीक है, याद रखना है। तो पूछा गया है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था कौन सी है? ऑप्शन डी, अवट इसका सही आंसर है। अगर पूछा जाए अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा प्राकृत। ठीक है, अवट जिसका समय कितना माना गया है, तो अवट का समय 9वीं से 11वीं शताब्दी इसका समय माना गया है। 1000 ईस्वी के बाद की अवस्था है जो, वो कौन सी अवस्था मानी गई है? वो है अवट की अवस्था। अपभ्रंश जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। किसका? अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का समय है वो अपभ्रंश का माना जाता है। और 1000 के बाद की अवस्था यानी कि 9वीं से 11वीं शताब्दी का जो समय है वो अवट का माना जाता है और यह अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है। ठीक है, याद रखना है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल सांस्कृत्यायन। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि अवट को या प्रारंभिक हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो हमने पढ़ा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवट को पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन यहाँ ना तो ऑप्शन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, यहाँ पे पूछा गया कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी कहा। यह इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए। इसमें उपनागर कहाँ की बोली थी? महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध या राजस्थान। आपको बताना है कि उपनागर इनमें से कहाँ की बोली थी। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए। ठीक है, कौन कौन से किए? नागर, उपनागर और एक है ब्राह्मण। ठीक है, ये 3 भेद किए हैं मार्कंडेय ने अपभ्रंश के। आपको बताना है कि इनमें से जो उपनागर बोली है वो कहाँ की है, तो सही आंसर है इसमें डी, राजस्थान की जो बोली है वो है उपनागर। याद रखना है, नागर जो कि गुजरात की बोली है और सिंध जो कि ब्राह्मण, सिंधी जो कि ब्राह्मण की बोली है। याद रखना है।
नागर, उपनागर और बराचड़ के नाम से मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं। उपनागर जो कि राजस्थान की बोली है, सिंध की बोली है बराचड़ और गुजरात की बोली है नागर, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो भाषा वैज्ञानिक है? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर है इसमें उपयुक्त सभी, क्योंकि धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी और भोलानाथ तिवारी ये तीनों भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं, भाषा वैज्ञानिक है। ठीक है, याद रखना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? आपको बताना है कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पे हमने चर्चा की है कि 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो इसकी तीसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन सी, अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है, जिसका समय माना गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, याद रखना है। बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसकी अवस्था मानी जाती है और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की यह तीसरी अवस्था है, याद रखना है। सर्वप्रथम किसने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट, अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है? भरत, पतंजलि, व्याधि और पाणिनि। आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट, अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है? तो वो है ऑप्शन सी, सर्वप्रथम व्याधि ने इसका राइट आंसर। पतंजलि ने भी इसे अपभ्रंश की संज्ञा दी है, लेकिन हमसे पूछा गया सर्वप्रथम किसने, तो सर्वप्रथम व्याधि ने राइट आंसर है इसका। और किसके अनुसार? तो भर्तृहरि के वाक्यपदीय के अनुसार, जो भर्तृहरि का वाक्यपदीय ग्रंथ है, जो रचना है, उसके अनुसार सर्वप्रथम संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा किसने दी? व्याधि ने। पतंजलि ने भी इसे अपभ्रंश की संज्ञा दी है, लेकिन राइट आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन सी, याद रखना है। असत्य कथन चुनिए। आचार्य हेमचंद्र और वह वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा, दंडी ने अपभ्रंश को आभीर कहा, भर्तमुनि ने अपभ्रंश को आभीरोक्ति कहा, कामता प्रसाद गुरु ने अपभ्रंश को अनय भाषा कहा। आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो आचार्य हेमचंद्र व वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखने वाला है। दंडी ने अपभ्रंश को आभीर कहा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भर्तमुनि ने अपभ्रंश को आभीरोक्ति कहा, ये भी सही है। कामता प्रसाद गुरु ने अपभ्रंश को अनय भाषा कहा, ये इसमें राइट आंसर है, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने नहीं बल्कि किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अनय भाषा कहा, क्योंकि इसमें नय के स्थान पर अनय का प्रयोग होता था, जिसकी वजह से किशोरीदास वाजपेयी ने इसे अनय भाषा कहा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट, टकसाली भाषा कहते हैं केवल कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को? बताना है कि टकसाली भाषा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, परिनिष्ठित भाषा को या मानक भाषा जो शुद्ध व परिमार्जित हो। परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा जिसे टकसाली भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा होती है ये? जो शुद्ध और परिमार्जित हो, शुद्ध और परिमार्जित हो, उसे परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा कहते हैं, और उसी को टकसाली भाषा भी कहते हैं, याद रखना है। किसने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी को अवट कहा है? बाबूराम सक्सेना, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा या इनमें से कोई नहीं?
कि अवट जो जिसे अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है, उसे किसने कहा? तो ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी ने अवट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा है। किसने? सुनीति कुमार चटर्जी को, याद रखना है। असत्य कथन बताइए। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अवट अपभ्रंश का ही परवर्ती और परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश में दो वचन और दो ही लिंग मिलते हैं। अपभ्रंश संयोगात्मक भाषा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एक राइट आंसर नहीं है। तो सही है कि अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश में उकार बहुला की प्रधानता है। ठीक है, ये इसमें सही है। अवट अपभ्रंश का ही परिवर्तित या परिवर्ती रूप है या उसकी अत्रकालीन अवस्था है, तो ये इसमें सही है क्योंकि अवट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश में दो वचन और दो लिंग मिलते हैं, ये भी सही है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अपभ्रंश संयोगात्मक भाषा नहीं है बल्कि वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश प्लस हिंदी दोनों वियोगात्मक भाषाएं हैं। वियोगात्मक यानी कि विश्लिष्ट भाषाएं हैं, याद रखना है। अपभ्रंश के भेद के बारे में असत्य कथन को चुनिए। अपभ्रंश के भेद के बारे में असत्य कथन को चुनिए। मार्कंडेय नागर, उपनागर ब्राचड़, नामवर सिंह पूर्वी पश्चिमी, याकोबी पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी, तगारे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी तगारे, जो कि पूर्वी पश्चिमी उत्तरी। इसमें आंसर है डी, राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। चलो आज की क्लास में इतना ही। इस प्रश्न पे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। यह भाषा विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आप सबको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।